लेकर आ रहे हैं हर हफ्ते बुधवार शाम 7 बजे से। क्या आपको लगता है कि ये आप बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें पूर्णिया के कला मठाधीश का हाथ है? नहीं, आप क्या चाहते हैं, मार कराना? मुझे मार नहीं करवाना है भाई साहब। बस मैंने एक मतलब क्या कहते हैं ना कि ऊपर से जो दिख रहा है, जो इतना तो समझदार आज की पब्लिक तो है ही ना। नमस्कार, प्रणाम, सलाम, सत श्री अकाल। मैं हूं शशिकांत और आप देख रहे हैं आइडियलाइज न्यूज। आइडियलाइज न्यूज के विशेष कार्यक्रम रूबरू। जैसा कि आप सभी सूर्य दर्शक को पता है कि रूबरू विशेष तौर से कलाकार, साहित्यकार और पत्रकार के लिए बनाया गया यह कार्यक्रम है। चूँकि पत्रकार, साहित्यकार, कलाकार ये समाज के आईना कहलाते हैं, किंतु इन्हें समाज से दरकिनार कर दिया जाता है। तो इन चीज़ों को देखते हुए आइडियल आइज ने एक निर्णय लिया था कि साहित्यकार, पत्रकार और कलाकार जो समाज के आईना कहलाते हैं, उन्हें लाने का मैं काम करूंगा, मेरी टीम काम करेगी। चूँकि मैं भी पत्रकार के साथ कलाकार हूं और मेरे दिल में ये बात आई कि कलाकार को कोई तरजीह नहीं देते हैं, उन्हें लाना चाहिए कैमरा पे। तो आप सूर्य दर्शक का मुझे प्यार भी मिल रहा है और प्रत्येक बुधवार को मैं किसी न किसी नामचीन कलाकार को या उभरते हुए कलाकार, साहित्यकार, पत्रकार को लाने का प्रयास भी कर रहा हूँ और आपका मुझे ढेरों प्यार भी मिल रहा है और इस तरह से प्यार मिलता रहा तो मैं और भी लोगों को लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो इसी कड़ी में हमारे बीच आज पूर्णिया शहर के जाने माने फोक डांसर अमित कुमार जी हैं। तो अमित कुमार जी वर्ष 1999 से कार्यरत हैं कला के क्षेत्र में और ये हालांकि सक्रिय रूप से कब आए ये खुद बताएंगे अपने मुख से, किंतु मुझे जहाँ तक जानकारी है ये 1999 से सक्रिय हैं। तो इनके विषय में मैं यही कहना चाहूँगा कि इन्होंने यह साबित कर दिया है कि हम भी किसी से कम तो नहीं, तूफान उठाकर मानेंगे, दुनिया को बदलने आए हैं, दुनिया को बदल कर मानेंगे। जी, आज ये किसी भी परिचय के मुहताज नहीं और न सिर्फ इन्होंने पूर्णिया शहर में काम किया है बल्कि कई जगह जाकर के इन्होंने अपना कला का प्रदर्शन किया है, चाहे वो छत्तीसगढ़ हो, बंगाल हो या अन्य कई राज्यों में, बिहार के अलावा भारत देश के कई राज्यों में ये जाकर के अपनी प्रस्तुति दे दी है। हालांकि शुरू में इन्हें कुछ वेदनाएं भी झेलना पड़ा होगा, क्योंकि हर कलाकार को झेलना पड़ता है। क्योंकि इनका जो विधा है वो विधा थोड़ा हट करके है। ये लोक नृत्य करते हैं, लोक नृत्य के साथ कथक इनका था और भी कई विधाएँ थी। तो ये थोड़ा गेटअप चेंज करते हैं, लिपस्टिक लगा लेते हैं, आँख में काजल लगा लेते हैं, तो इनको लेकर के कुछ झेलना भी पड़ा होगा समाज में इन्हें। तो आइए इनसे हम बातचीत करते हैं और इनसे मुखातिब होते हैं, इन्हीं के मुख से जानते हैं। जी अमित कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस विशेष कार्यक्रम में रूबरू में। तो आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, फिर भी मैं चाहूँगा एक संक्षिप्त परिचय हमारे सूर्य दर्शक को दे दें। जी बिल्कुल, मेरा नाम अमित कुंवर है, जैसा इन्होंने बताया पहले भी। मैं एक लोक नर्तक के साथ साथ रंगमंच का अभिनेता भी हूँ। साथ में मैं नृत्य निर्देशन भी करता हूँ, इवेंट भी ऑर्गेनाइज करता हूँ और कला के क्षेत्र में जितनी भी विधाएं हैं, सिवाय एक जो हस्तकला है, उसको छोड़कर मैं हर विधा में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इन्वॉल्व रहता हूँ। और पूर्णिया शहर का रहने वाला हूँ, टाउन में ही मेरा घर है, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरा सब कुछ यहीं हुआ है और कार्य क्षेत्र भी मेरा यहीं है। मैं यहीं के कई सारे प्राइवेट स्कूल में और साथ ही गवर्नमेंट स्कूल में भी मैं काम करता हूँ। अच्छा, अब आप कितने तक पढ़े हैं ये बताएं? मैंने बीकॉम किया है, 2003 में मैंने बीकॉम किया है। अमित जी, आप 2003 में बीकॉम किए हैं, तो बीकॉम करने के बाद आप अकाउंटेंट बन सकते थे या फिर जो है दूसरा जॉब में जा सकते थे या दूसरा कार्य कर सकते थे, तो आपने कला के ही क्षेत्र को क्यों चुना? बिल्कुल अच्छा सवाल है। कला का जो
क्षेत्र है वो सभी के लिए नहीं बना है। नौकरी, मैं अन्यथा ना ले इस बात को आपकी तुझी दर्शक, नौकरी या नौकर बनने वाला जो एटीट्यूड होता है, जो प्रवृत्ति होती है, वो शायद मेरे अंदर नहीं था। तो इसलिए मैंने नौकरी के तरफ मेरी झुकाव ही नहीं थी। मुझे नहीं बनना था किसी का नौकर, वो भारत सरकार हो, बिहार सरकार हो या कोई भी प्राइवेट संस्थाएं हो, उसका मैं नौकर बनने को तैयार नहीं था। मुझे लगा कि मेरे अंदर एक कला है, उसको उजागर करूं, अपने अंदर से बाहर निकालूं और प्रॉपर्ली मैं सीखूं। और फिर बाद में इसी क्षेत्र में मुझे पैसा मिले, नाम मिले, शोहरत मिले, ना मिले, लेकिन मैं काम इसी में करूँगा। ये तो आप बेसिकली लोक नर्तक हैं। जी, लोक नर्तक हैं, इसमें आपको बहुत सारे झेलना भी पड़ा होगा कि है नचनिया है, गवैया है, तो इस चीज़ को आप कैसे जो है बर्दाश्त करते थे और फिर कैसे आगे बढ़े? देखिए, ऐसा जैसा कि आपने अपने परिचय में पहले ही कहा था कि हर कलाकार को कुछ न कुछ झेलना पड़ता है, तो मेरे साथ भी वही हुआ। ऐसा कुछ मेरे साथ नया नहीं था, सभी कलाकार को लगभग झेलना ही पड़ता है। अलग अलग माध्यम होता है झेलने का। मेरा माध्यम यही था कि नचनिया है, नाचता रहता है, औरतों की तरह श्रृंगार करता है या वगैरह वगैरह। मेरे हिसाब से जो आर्टिस्ट या मतलब जो कलाकार होते हैं ना, वो इन सब तुच्छ बातों को दरकिनार करते हैं और अपनी जो उनका अपना एम होता है, बस वहीं पे उनका निशाना होता है। तो ऐसा नहीं है, मैं भी एक आम इंसान हूँ, तकलीफ तो मुझे भी होती थी, मैं भी रोता था, मेरा दिल भी रोता था, लेकिन आगे बढ़ता है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, बहुत सारे कलाकार को परिवार का सहयोग नहीं मिलता है, परिवार भी दरकिनार कर देते हैं जब वो कलाकार बनना चाहता है। तो आपके जीवन में परिवार का कितना सहयोग रहा? क्या परिवार वालों ने सहयोग किया या फिर आपको भी दरकिनार कर दिया गया? मतलब इसको हम एक सिरे से इनकार नहीं कर सकते हैं कि परिवार ने मुझे सहयोग नहीं किया। सहयोग नहीं किए होते तो हम आज यहाँ नहीं होते थे। सहयोग था, लेकिन उन लोगों की अपेक्षाएं जो हमारे बिहार की, खास करके बिहार के परिवेश में, बेटा कुछ भी करे पहले नौकरी ठोकर लो, 5,000 10,000 का इनकम तुम्हारे पास होना चाहिए। ये मेंटालिटी हमारे परिवार के हर मध्यम वर्गीय परिवार में है, वो उच्च मध्यम वर्गीय हो या मध्यम वर्गीय परिवार हो। तो मेरे साथ भी हुआ ही। लेकिन जो मेरा जो ननिहाल पक्ष है, जो मेरा छोटा वाला भाई है, इन सब का बहुत सपोर्ट रहा। गाहे बगाहे मेरा भाई भी कभी कभी कमेंट करता था कि भैया नौकरी कर लो, कुछ कर लो, ये कर लो, वो कर लो, लेकिन उसने कभी मुझे टॉर्चर नहीं किया। मेरी माँ का भी चाहे अनचाहे सपोर्ट था। नहीं चाहते थे मेरे पिताजी, उनको नाच गाना में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको लगता था कि धन उपार्जन के लिए सिर्फ नौकर बनना ही एक मात्र रास्ता है, उसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। लेकिन मुझे मेरे मित्रों का सहयोग, मेरे ननिहाल पक्ष के लोगों का सहयोग और बहुत ऐसे लोग थे जिनका सहयोग मुझे गाहे बगाहे, मतलब ऐसे कहते हैं ना कि आपके पीछे कोई है जो आपको सपोर्ट कर रहा है, मॉरली सपोर्ट कर रहा है, जिसका नतीजा है कि आज मैं यहाँ हूँ। इस उम्र में मेरे साथ कई कलाकार स्टार्ट हुए, आज सभी लोग उसी से त्रस्त होकर कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं और अपने रोज़मर्रा के चक्की में पीस रहे हैं। उनकी कलाकारी कहीं ना कहीं छूट गई, मर गई, लेकिन मैं यदि सपोर्ट था तभी तो हम आज हैं यहाँ पे। इसलिए ऐसा नहीं कहेंगे कि नहीं था। हाँ, लेकिन जिन लोगों ने नहीं चाहा कि मैं इस क्षेत्र में आऊँ या मेरा इस क्षेत्र में कभी कुछ हो, वो लोग भी, उन लोगों को भी मैं देख रहा हूँ, आज भी वही हैं और मैं भी हूँ। एक बहुत ही सवाल है, अब एक बहुत ही तीखा सवाल मैं आपसे करने जा रहा हूँ, कला के क्षेत्र का ही। क्या कला के क्षेत्र में राजनीति है? कुछ मठाधीश बैठे हुए हैं कला के क्षेत्र में जो निम्न तबके के कलाकारों को दबाना चाहते हैं। क्या इस संदर्भ में आप कहते हैं? सवाल अच्छा है। मेरा इस मामले में
मैं जैसे आपने कहा ना कि थोड़ा कटु सत्य मैं पूछ रहा हूँ, मैं इस मामले में थोड़ा कटु बोलने में ही अपने आप को बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। यहाँ पे मठाधीश, सो कॉल्ड कलाकार के लीडर, चापलूस, चाटुकारिता करने में मास्टरेट, जो पीएचडी किए हुए लोग सब हैं, उन लोगों का काम ही जीवन में बस इतना ही रहा। कलाकारी के क्षेत्र में उन्होंने बहुत कुछ तो किया नहीं, है ना। जो दो चार कॉफ वॉफ पढ़ चुके थे बस उसी को उन्होंने लेके, पर एक काम में उन्होंने मास्टरेट किया, पीएचडी की डॉक्टरेट किया, वो है कलाकारों का कलाकारों के नाम को लेते हुए कलाकारों के को प्रोत्साहन करने का एक जो जाल बुनते हैं, उस जाल को बुन के और जो घड़ियालू आंसू होते हैं उससे परिपूर्ण और शब्दों का माया जाल बिछाकर दो पक्ष को हमेशा बेवकूफ़ बनाए, जो देने वाले लोग हैं और जो लेने वाले लोग हैं। उस दोनों के बीच का बिचौलिया बन के सिर्फ मलाई खाने का काम जो जिन्होंने भी समाज में किया है, वो सिर्फ पूर्णिया भर मात्र में नहीं है, ये पूरे भारत देश में है। क्योंकि कलाकार जो बनते हैं वो तो आम ही पहले मैंगो मैन ही होते हैं ना, मैंगो मैन से आते हैं तब यहाँ पे कलाकार के जगत में घुसते हैं। तो ऐसे कीड़े मकोड़े बहुत हैं समाज में। अच्छा, जो देने वाले लोग हैं वहाँ पे भी कुछ चाटुकारिता को पसंद करने वाले लोग हैं। और जो ये आम कलाकार होते हैं ना, जिनको आपने कहा निम्न वर्ग के कोई कलाकार नहीं होते, कलाकार सब हमेशा उच्च वर्ग के होते हैं। जो आम कलाकार है ना, मैंगो कलाकार, उसकी सबसे बड़ी विडंबना क्या है ना कि वो वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं, और यदि पहुँच पाते हैं तो उनको चाटने की कला नहीं आती है। जिसमें लोग माहिर कलाकार सब हैं जो चाट कर ही अपने जीवन यापन को उच्च शिखर पे लेके जाने वाले लोग हैं, वैसी विधा उनके पास है नहीं, इसलिए वो कर नहीं पाते हैं, वो जा नहीं पाते हैं। जो कर पा रहे हैं देख लीजिए उनकी बात, रोज़ पेपर में आज उन्होंने ये तीर मारा, आज उन्होंने वो तीर मारा, और रोज़ तीर ही मार रहे हैं लेकिन तीर निशाने पे लग नहीं रही है। मैं पूरे भारत देश के पुरस्कारों पे एक सवाल करना चाहूँगा कि कला के क्षेत्र में जो पुरस्कार मिलता है, आपको क्या लगता है कि जेन्युइन लोगों को मिल रहा है या फिर चाटुकार लोगों को मिल रहा है? इस संदर्भ में मैं जानना चाहूँगा। अभी जब से माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार आई है, तब से तो मैं जो पद्म भूषण, पद्मश्री और इस तरह की कैटेगरी के जो अवार्ड्स हैं, उसमें तो अब जैसा मैं देख रहा हूँ उस हिसाब से बिना चप्पल वाले लोग भी वहाँ पहुँच रहे हैं। इसका मतलब अवार्ड तो जेन्युइन लोगों को पहुँच रहा है। लेकिन जो हमारे राज्य सरकार हैं, एक तो मुझे अवार्ड पे एक सवाल उठता है कि मैंने क्या क्या किया जीवन में, उसका पेपर कटिंग, उसका सर्टिफिकेट, उसका ये इतना मोटा मोटा फाइल बनाकर जमा करें तब आपको अवार्ड मिलता है, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। यानी सरकार क्यों नहीं ढूंढती है उन्हें? हाँ, सरकार चिन्हित करे, सरकार जो है हाँ, पुरस्कृत करे। ये जो फाइल बनाने का जो प्रक्रिया है, ये आप इसको साबित, मतलब आप पहले से प्रमाणित कर रहे हैं ऐसे लोगों को कि भाई जीवन में तुम काम करो नहीं करो, लेकिन अपना डॉक्यूमेंट्स मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग रखो। और दूसरा कि अपने आप को कि हमको अवार्ड मिलना चाहिए, ये हम ही अपने आप को प्रूफ करने के लिए जाते हैं उस संस्था में कि हमको भी अवार्ड मिलना चाहिए। कैसी परंपरा है और कितनी गंदी परंपरा है, मैं इसे गंदा ही कहूँगा, लेकिन चल रहा है हमारे बिहार सरकार में। उसमें उस गंदगी में मैंने भी हाथ धोया है, लेकिन आपने भी लगाया? हाँ बिल्कुल लगाया, क्योंकि उस परंपरा को मुझे भी कहा गया, मैं अपने दिल से नहीं गया, मुझे भी बाय फोर्स ना, हुक एंड जो होता है ना, वो लगा के मुझे वहाँ तक पहुँचाया गया। लेकिन मेरा फाइल, जब मैं फाइल जमा करने गया था और मेरे साथ अन्य लोग गए थे, तो एक व्यक्ति का फाइल लगभग 5 किलो से ज़्यादा का था, और मेरा तो मुश्किल से हमको लगता है 200-250 ग्राम का होगा, जबकि आपने काम शुरू से किया। हाँ, क्योंकि मेरे पास उतना नहीं है पेपर कटिंग। हाँ। कभी मैंने उतना ध्यान ही उस ढंग से ध्यान नहीं दिया, अखबार में कभी दिया नहीं इसकी। अखबार में आता भी था ना, तो हमको ये पता नहीं था कि इसकी कटिंग भी रखी जाती है, ये मुझे पता ही नहीं। और जब पता चला तो बहुत साल गुजर चुका था, तो जितना जमा हो पाया।
तो मैं सवाल सिर्फ सरकार से इतना ही उठाता हूँ कि प्लीज़ ये परंपरा बंद करें और आप एक अपने जो अधिकारी का जो एक संस्था मतलब एक संस्था बनाएं, एक कमेटी बनाएं और उनका काम हो कि वो चिन्हित करें। अच्छा, कला जो संस्था बना रहे हैं, इस संस्था में हर विधा के लोगों को भी रखें, कुछ सामाजिक संगठन के लोगों को रखें, कुछ कलाकार को रखें, कुछ अन्य जिलों के लोगों को रखें, जिसमें कि हर जिला के कलाकार को चिन्हित करने में सुविधा हो। और ये पेपर खुद से जमा करके, और इसका नतीजा ये होता है कि इसके पेपर के नीचे से धन भी जाता है। अच्छा, धन भी जाता है। हाँ कि आपको अवार्ड मिलेगा, आप इतने पैसे जमा कर दो तो आपको अवार्ड मिलेगा। तो ये धन किसके द्वारा लिया जाता है? बिचौलिया, बिचौलिया, वही जो आप मठाधीश का बात बोले। अच्छा, हाँ, वो मठाधीश यही सब तो कारनामा करते हैं वो। तो और क्या इस धन के एवज में उसको अवार्ड मिलता है? अवार्ड जो लेने वाले हैं, आपको मिलता है कि नहीं मिलता है ये तो हमको नहीं पता, लेकिन ऐसा वो करते तो हैं। अच्छा, इसके भुक्तभोगी आप भी हैं क्या? इस पर हम लोग बात नहीं करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, लेकिन ऐसा होता है। ऐसा होता है, तो ऐसा होता है पुरस्कार लेने में, ये कह रहे थे अमित जी के। और मुझे भी जहाँ तक ज्ञात है, मुझे भी लगता है कि ऐसा होता है मठाधीश के द्वारा। तो बहरा करिए लेते हैं। क्या आप पूर्णिया के कला के मठाधीश पर उंगली उठाने का काम कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि ये आप बोल रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं इसमें पूर्णिया के कला मठाधीश का हाथ है? नहीं, आप क्या चाहते हैं, मार कराना? मुझे मार नहीं करवाना है भाई साहब। हाँ। बस मैंने एक मतलब क्या कहते हैं ना कि ऊपर से जो दिख रहा है, जो इतना तो समझदार आज की पब्लिक तो है ही ना। मैं भी उस समझदार पब्लिक में से ही आता हूँ। दिखता मुझे सब कुछ है और दिखता सबको सब कुछ है, पर लोग बोलते नहीं है। मुझे बेबाक बोलने की आदत है। हमें जी, मैं जानना चाहूँगा कि आपके जीवन में आपने जो नृत्य किया है, उसमें से कौन ऐसा नृत्य है या कौन ऐसा संगीत है जो आपको अभी भी गुदगुदाता है? जो अकेले में आप बैठते हैं तो आपको गुदगुदाता है, और किन किन गायकों का आप जो है करते हैं नृत्य, वो जैसा बताया जाए। देखिए, वैसे तो मैं शास्त्रीय नृत्य से आता हूँ, लेकिन शास्त्रीय नृत्य तो अपने आप में एक विशाल सागर है। उससे गोता जितना लगाते जाइए उतना अच्छा लगता है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि लोक संगीत की बात करें हम, लोक संगीत में जितने भी पुराने गायक हैं, मैं सभी को सुनता हूँ, सभी के ऊपर कुछ न कुछ परफॉर्मेंस करने की कोशिश करता हूँ। मैंने अंतिम में अभी जो लॉकडाउन हुआ था, लॉकडाउन के दरमियान में मैंने वीडियोस बनाए और लोगों ने मुझे बहुत सराहा, बहुत प्यार दिया, और जिसका नतीजा हुआ कि जिला से निकलकर मैं बिहार के क्षेत्र में ही नहीं, भारत के क्षेत्र में भी लोग मुझे जानने लगे कि अमित कुंवर नाम का भी कोई व्यक्ति है जो लोक नृत्य करता है। आप एक बात तो सही अच्छे से जानते हैं कि नृत्य जो है वो महिला प्रधान है। श्रृंगार रस से ओतप्रोत होता है नृत्य। क्योंकि मैं एक पुरुष हूँ, मैं नृत्य करता हूँ, तो मेरा क्या है ना कि मैं खास करके महिला, क्योंकि लोकगीत जो है महिलाओं के द्वारा ही ज़्यादा गाया जाता है, तो मैंने शारदा सिन्हा जी के गीतों पर नाचना ज़्यादा अपने आप को कंफर्ट महसूस करता हूँ। उनके गाने में मुझे वो बात, वो जो एक क्या बोले, अपनी मिट्टी की सुगंध जो है वो मुझे टच करता है और मैं उससे परफॉर्म करने की कोशिश करता हूँ। साथ में कुछ नए कलाकार भी हैं, जैसे चंदन तिवारी, इन जैसे कलाकारों के भी गानों में मैंने परफॉर्मेंस किया है। मैंने भोजपुरी में परफॉर्मेंस किया है, मैंने मैथिली लोकगीतों में मैंने परफॉर्मेंस किया है, लेकिन मैंने मगही में नहीं किया था। लेकिन मुझे मगही में अच्छे लोकगीत मिल नहीं रहे थे, तो लेकिन इधर मुझे मिला है। और जो लोकल कलाकार ही हैं, उन्होंने भी वीडियोस बना के यूट्यूब में डाला था, उनके लोकगीत मुझे पसंद आए तो मैंने उस पर भी वीडियो बनाया और लोगों ने पसंद भी किया है। मैं कोशिश करता हूँ कि बिहार में बोले जाने वाली जो चारों भाषाएं हैं, भोजपुरी, मैथिली, मगही और बजरिका,
इन चारों भाषाओं में मैं परफॉर्मेंस करूं। मुझे गाना मिले तो मैं परफॉर्मेंस करूं। अल्टीमेट जितने भी लोक गायक हैं जो पारंपरिक लोकगीत गाते हैं, उसके सभी गायकों के गीत पे नाचना मुझे पसंद है। और यूपी की जो हमारी मशहूर लोक गायिका है, उनके गीत भी मुझे बहुत पसंद आते हैं। कौन उनका नाम तो अभी मुझे अभी आ नहीं रहे, मतलब बहुत मशहूर हैं। और मुझे जैसे ही नाम याद आएगा मैं आपको नाम बताऊंगा। लॉकडाउन में जो आप वीडियो बनाते थे उससे पॉपुलर हुए, आपके लॉकडाउन में बने वीडियो नहीं, आज भी जो आपके वीडियो बनते हैं उसका एक दर्शक मैं भी देखता हूं और मुझे अच्छा लगता है। तो ये जो आपका जो सिलसिला वीडियो बनाने का सिलसिला हुआ, और किसी शायद भोजपुरी एक्ट्रेस या भोजपुरी लोक नृत्यांगिया के साथ भी आपके एक बार जो है साक्षात्कार हुई थी या उनके साथ आपने परफॉर्मेंस किया था, तो वो कौन है, जरा उनके विषय में हमें बताओ। मालिनी अवस्थी उनका नाम है, जो मैं जिनके गानों पर परफॉर्मेंस करने का सोचता हूँ। मतलब बेहतरीन गायिका हैं, उनके साथ परफॉर्मेंस करने का सोचता हूँ। कभी मैं उन लोगों के सामने परफॉर्मेंस करूँ। अच्छा, मालिनी अवस्थी वही ना जिनका गाना का अभी कॉपी करके जो है नया गाना बनाया गया, सैया मिले लरे कैया मैं का, बिल्कुल उन्हीं का। बिल्कुल आपने सही पहचाना है। और उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं। घरानों से उन्होंने शास्त्रीय गायन सीखा है और बजाते आज लोकगीत में उनकी अपनी एक पहचान है। शारदा सिन्हा, मालिनी अवस्थी, ये लोग कुछ ऐसे कलाकार हैं जो अभी भी पारंपरिक लोकगीत को बचाए हुए। वरना जो भोजपुरी गानों की जो स्थिति या बिहारी लोकगीत की जो स्थिति अभी हुई है कि लोग अब उनकी परंपराओं के बारे में बात नहीं करते हैं, अश्लीलता के बारे में बात करते हैं। और व्यूज़ और शेयर्स के चक्कर में लोग बोल भी नहीं सकता वैसे वैसे शब्दों का उच्चारण करके गायक गाते हैं और नाचते हैं, कलाकार नाचते हैं। पता नहीं कहाँ अपने आप को क्या पाना चाहते हैं, क्या उनसे मिल जाएगा उनको, क्षणिक सुख के लिए अपने चरित्र को दांव पे लगा देते हैं। खैर उनकी मानसिकता है, वो जाने। पाप का घड़ा तो भरता ही है और जरूर भरेगा। और यही कलाकार लोग जो कटोरा लेके जब भीख मांगेंगे तब पता चलेगा। मांगेंगे तो जरूर, वक्त तो आएगा उनका। लेकिन अभी अच्छे दिन हैं तो वो गंदे गंदे गाने गा के समाज को दूषित कर रहे हैं। यानी इस पे भी रोक लगना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि ये गंदे गाने पे सरकार को कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाना चाहिए। उन्हें कुछ छूट मिली हुई है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। सरकार को तो लगाना ही चाहिए, लेकिन यदि सरकार नहीं लगा रही है, हमें और आपको भी सरकार के पास यदि काम बहुत ज़्यादा है, उनको इन सब कामों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नज़र नहीं आ रहा है, तो कम से कम समाज के लोगों को तो लगाना ही चाहिए। इसलिए लगाना चाहिए, व्यूज़ मिल रहा है तभी बन रहा है। व्यूज़ नहीं मिले, शेयर नहीं हो और उन लोगों को लोग देखना सुनना बंद कर दे तो वो तो मार्केट खुद ब खुद बंद हो जाएगा। आज मुझे भी कहते हुए बड़ा ये शर्म हो रहा है कि साहित्य के चीज़ों को आप ले लें या कला के अच्छे चीज़ों को ले लें, उनमें दर्शक इंटरेस्ट ही नहीं लेते हैं। 10 लोग 20 लोग 50 लोग देखते हैं और जो है इसके अलावा लोग देखते हैं। आता भी अगर यूट्यूब पे आ भी रहा है तो लोग उसको स्किप कर जा रहे हैं, दूसरा देख रहे हैं। और यूट्यूबर्स ब्लॉगर्स जो हैं, जो भी यूट्यूबर्स ये बहुत अच्छा कर रहे थे अभी अमित जी कि यूट्यूबर ब्लॉगर्स जो बनाते हैं थोड़ा सा वो अश्लीलता दिखाते हैं, कभी जो है अपना कपड़ा ऊपर कर दिए, कभी कुछ कर दिए और उनका व्यूअर्स 1000 में नहीं लाखों में चला जाता है और लाखों में व्यूअर्स जाते हैं। तो आप सभी दर्शक से आग्रह है कि प्लीज़ आप भी इन चीज़ों पर रोक लगाएं। अमित जी ने बहुत अच्छा चीज़ ये कहा तो मैं इनका समर्थन करता हूँ, क्योंकि ये एक लोक कलाकार हैं और अश्लीलता को ये प्रतिबंधित करना चाहते हैं अपने स्तर से। तो आपसे भी आग्रह है अमित जी, आपसे अब मैं जानना चाहूँगा, चूँकि मैं आपका एक वीडियो देखा था जिसमें कि आप डांस कर रहे थे, मैं सैया गेले कल करते हुए ए सजन, तो ए सजनी ये सजनी ये गाना जो है कहाँ से आया
और ये किनका है और आप डांस कर रहे थे, चूँकि हमें जानकारी नहीं है, तो मैं चाहूँगा कि आप सभी दर्शकों को बता दें। अगर इसके विषय में बता दें तो अच्छा लगेगा दर्शक। बिल्कुल, ये विदेशिया जो लिखा था भिखारी ठाकुर ने, उसी में ये एक प्रासंगिक है। ये जो उनके पति जो, क्योंकि उस समय बिहार के जो मजदूर होते थे वो बगल में कलकत्ता है, तो लोग कलकत्ता कमाने चले जाते थे, और कमाने ऐसा जाते थे कि सावन भादो बीत जाता था और वो आते नहीं थे। उसके विरह में जो है घर में बैठी उनकी दुल्हन, मतलब उनकी धर्मपत्नी, इस तरह का वियोग में गीत गाती थी, सैया गेल कल कतवा ए सजनी। तो ये जो सैया गेल कल कतवा, ये विरह है, ये दर्द है। और भिखारी ठाकुर ने, जिनको के भोजपुरी के शेक्सपियर के रूप में लोगों ने उनको उपाधि दी है, उनका ये दर्द जो है बहुत अच्छे से उन्होंने उकेरा है। और इस गीत को कई लोगों ने अपने अपने अंदाज में गाया है, तो मैं भी उसी गीत में से एक गीत उठाया और मैंने परफॉर्मेंस की। अच्छा लगा, मज़ा आया। अब एक थोड़ा सा हंसने वाला और तीखा भी सवाल, आप अभी तक इस उम्र में अपने शरीर में लचक कैसे बरकरार रखे हैं? अगर आप लचक बरकरार रखे हैं तो क्या कभी आपकी वाइफ इस चीज़ को लेकर के झगड़ी नहीं है आपसे? नहीं, इसलिए नहीं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी, आप मेरे बोले हुए शब्दों को यदि पीछे पलट के जाके देखेंगे तो मैंने कहा था कि नृत्य जो है स्त्रीण गुण है, और स्त्रीण गुण को मैंने पहले ही अडॉप्ट किया, तो ऑटोमेटिक है मेरे अंदर जो है वो लचीलापन, वो अंदाज रहेगा ही रहेगा। मेरे बोलने में भी आता है, मेरे चाल चलन में भी आता है, पर इसका ये मतलब नहीं है कि मैं स्त्रीण गुण से परिपूर्ण ही हूँ। समझ है, समझ है, उस चीज़ का परख है। धर्मपत्नी से, हाँ, मेरी धर्मपत्नी क्योंकि स्पोर्ट्स के फील्ड से आई थी, तो वो जस्ट मेरे विपरीत क्षेत्र से है, और स्पोर्ट्स जो है वो हमेशा से पुरुष प्रधान रहा है, तो उनके नेचर में वो आता था। लेकिन अच्छा हुआ, बैलेंस हो गया। मेरे में स्त्रीण उनमें वो खुश हो गए कि चलो हमारा वाला गुण इनमें आ गया, इनका वाला गुण। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थोड़ा सा शुरू में वो एडजस्ट नहीं कर पा रही थी, क्या कि मेकअप लगा के अच्छा नहीं लगता है, वो नहीं लगता, लेकिन धीरे धीरे साथ रहते रहते तो कुत्ता को भी पालते हैं तो प्यार हो जाता है, तो मैं तो इंसान ही हूँ। अच्छा। तो ये बड़ा फनी सवाल था इनसे, हालांकि बात करने को और भी इच्छा है आपसे जी। चूँकि आप भी कलाकार हैं और मैं भी कलाकार हूँ। कलाकार से बात करने में उगता नहीं, लेकिन समय अभाव, चूँकि कुछ ड्यूरेशन का हमें चलाना होता है। अगले एपिसोड में आपसे फिर मैं बात करूँगा, तब तक मैं आपसे आज यहीं पे विदा लूँगा। तो इसी के साथ ये अमित कुमार जी थे, और अमित कुमार जी ने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखें। चलते चलते मैं इनके विषय में यही कहना चाहूँगा कि ये वो शख्सियत है जो किसी भी आंधी से नहीं डरे, किसी तूफान से नहीं डरे। यानी मैं इनके विषय में नटसेल में कहना चाहूँगा कि इनके दिल में जज्बा था। तो ये कहना चाहूँगा कि दिल में हो जज्बा कुछ कर दिखाने का, तो जलते दियों को आंधियों का डर नहीं होता। जी हाँ, यही थे अमित कुमार। और अमित कुमार लाख मुसीबत के बावजूद भी, लाख स्ट्रगल के बावजूद भी हंसते हंसते पार कर गए और कला के क्षेत्र में एक बेमिसाल बन गए। तो इसी के साथ मैं सत श्री अकाल आप तमाम सूर्य दर्शकों प्रणाम करता हूँ, सलाम करता हूँ, सत श्री अकाल। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें।